सभी विद्वान साथियों और विदुषी बहनों का मैं विनोद शर्मा व्याख्याता हिंदी साहित्य आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के शब्द वर्गीकरण पर बात कर रहे थे। शब्द वर्गीकरण में सबसे पहले हम विकारी शब्दों पर अध्ययन कर रहे थे। विकारी शब्दों के इस सिलसिले में हम और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें और आप कहें तो जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन करने वाले हैं। जातिवाचक संज्ञा में का यह जो वीडियो है यह रीट परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, व्याख्याता, पटवार, वीडियो, एसआई, बीएसटीसी, प्री बीएड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभदायक रहने वाला है। साथ ही ये जिंदगी की परीक्षा जो हमारी है उसमें भी हमारे काम में आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार सबसे एक मिनट तो एक बात वो कि एक विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। तो हमें ये सभी देखने हैं और सबसे पहले हम इन पर चल रहे हैं। इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं और दूसरा जो पार्ट है इसके फिर 2 और भेद होते हैं। आज उन सभी पर बात करेंगे और अगले वीडियो में हम तीसरे पार्ट पर बात करने वाले हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो काल, वचन या लिंग के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। रूप परिवर्तित करने वाले शब्द जो हैं वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब काल हमने भूत, भविष्य और वर्तमान 3 में से कोई सा भी बदल दिया, वचन एक और बहु में बदल दिया, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदल दिया, तो वाक्य की क्रिया है वह प्रभावित हो जाती है और इस कारण से इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो 3 पॉइंट है ऐसे जिनके आधार पर कोई शब्द है वह अपना रूप परिवर्तन करता है। कौन कौन से हैं? काल, वचन और लिंग के आधार पर। आगे चलते हैं, देखिएगा अभी। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा पद से सामान्यतः किसी वस्तु या किन्हीं वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान होता है। बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसा नाम हो जिसमें किसी वस्तु के या किन्हीं प्राणियों के इनके समूह का, इनके ग्रुप का यदि हमें पता चलता है, का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इस जातिवाचक में क्या आएगी? सबसे पहले हम अपने घर से देखते हैं। घर की बहुत सारी चीजें, घर में जितनी भी चीजें, जैसे चारपाई है, पलंग है, बेड है, कूलर है, पंखा है, बल्ब है, बर्तन है या कमरा है, रसोई है, ये सारे शब्द, किताब है, ग्रंथ है, कपड़े हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी? तो आप एक शब्द में यहां पर लिख सकते हैं घर की वस्तुओं के नाम। घर की वस्तुएं नहीं है, उन वस्तुओं के जो नाम हैं वे नाम किस में पढ़े जाते हैं? वे जातिवाचक संज्ञा में पढ़े जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ हो, कोई भी ऐसी चीज हो हमारे घर में जो, जैसे हम कहें कि खाट या चारपाई या बेड या बर्तन या बल्ब या कूलर या पंखा, इन सभी चीजों के नाम, क्योंकि पंखा जो है वो पंखा इसमें नहीं है। पंखा किसमें है? पंखा ये जो
तो हमें पिंड दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, एक पदार्थ है, और इस पदार्थ का नाम जो है वह नाम ही क्या कहलाता है, वह नाम ही, और हम कहें कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस वस्तु के नाम को जो धारण करता है, धारण करने वाला नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और यहाँ पर ये जो पंखा है, यह क्या हो गया, उस नाम को धारण करने की वजह से संजी कहलाता है। इसके अलावा ये तो जैसे घर की वस्तुओं के नाम हो गए, या हम बात करें पद या व्यवसायों के नाम, पद या व्यवसायों के नाम। अब पद या व्यवसायों के नाम में आप देखेंगे तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षक या कलेक्टर या वकील या मंत्री या विधायक। पद या व्यवसायों के नाम तो शिक्षक है, कलेक्टर है, वकील, मंत्री, विधायक, इतने प्रकार की और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे मान लो हो गया पुलिस हो गया या सेना हो गया, तो ये सैनिक हो गया। ये सारे नाम किसमें के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। या किसी जो भी हम कहें कि कोई स्थान है, अब स्थान विशेष का नाम मान लो किसी ने जयपुर लिखा, तब तो क्या हो गया, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यह क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। लेकिन जयपुर क्या है, जयपुर चूंकि एक शहर है, तो शहर का नाम है तो वह जातिवाचक में पढ़ा जाएगा। यदि भारत का नाम बात करें तो भारत तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन भारत क्या है, एक देश है, और देश शब्द जो है वह देश जो नाम है वह नाम किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जैसे हम बात करें प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर दुनिया में एक है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि हम बात करें, आप सिर्फ महासागर हमने लिखा, तो महासागर लिखने की वजह से यह जातिवाचक में। यदि हमने गंगा लिखा है तो गंगा हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन हमने नदी लिखा है तो नदी हो गया जातिवाचक। इसके अलावा यदि हम अरावली लिखते हैं तो है व्यक्तिवाचक, लेकिन हम पर्वत या पहाड़ लिखते हैं, गिरी लिखते हैं, तो वो किसमें हो जाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही आप और देखेंगे तो पशु पक्षी जितने भी हैं, फूल हैं या जो पदार्थ हैं, उन सब के नाम के इसमें आएंगे, उसके नाम भी जातिवाचक संज्ञा में पढ़े जाएंगे। जैसे पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों में यदि हम बात कर रहे हैं गाय की, तो गाय में दोनों है, गाय में व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक कब है, यदि पशु के हिसाब से, पशु तो क्या है 100% जातिवाचक में आएगा, लेकिन गाय है यह व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी। जातिवाचक तब है जब यहाँ पर उसके अलग अलग, जैसे मान लो है थार पार्कर है या जर्सी है या हॉलिस्टन है, यदि ये उसकी प्रजातियों के नाम दे दिए जाते हैं, तब गाय किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, हम पुष्प की बात करें तो पुष्प हर वक्त हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, जातिवाचक संज्ञा में। तो कमल कहाँ मिलेगा, या गुलाब कहाँ मिलेगा, तो गुलाब हमें और व्यक्तिवाचक में मिलेगा। लेकिन यदि गुलाब की अनेक प्रजातियां दे दी गई तो यह गुलाब किसमें चला जाएगा, यह गुलाब जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। इस प्रकार से कुछ शब्द हैं। अब जैसे इसके पशु पक्षियों के नाम, इसमें हाथी, घोड़ा, शेर, हिरण और भैंस, बकरी, भेड़, ये सारी चीजें पशु पक्षियों के नाम भी आप चिड़िया, कबूतर, कौवा, तोता, मैना, ये सारे नाम इसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य शरीर के, मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैसे हम बात करें, यहां लिख देते हैं शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। आप उसमें कोई भी चीज लें, हाथ,
पैर, हथेली, टखना, जीभ, अंगुली इत्यादि जो भी नाम हम मानव शरीर के जो भी नाम है वो सारे नाम ही किसमें पढ़े जाएंगे, वे सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। किसी भी शारीरिक अंग का नाम जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हम कहें कि हाथ, अब हाथ से तात्पर्य कि किसका हाथ, कौन सा हाथ, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो हम कहें कि प्रकृति की तरफ से जो भी आपदाएं आती हैं या जो चीजें हमें मिलती हैं वो चीजें भी किसमें पढ़ी जाती हैं, वे चीजें भी, और हम कहें कि जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आप लिखेंगे यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, और प्राकृतिक आपदाओं के नाम में कौन कौन सी हैं, जैसे आंधी तूफान, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली या भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ये सारे नाम किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे नाम। अब जैसे एक शब्द और आता है प्रलय, तो प्रलय शब्द जो है वह जातिवाचक में नहीं आएगा, भाववाचक में चला जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है, इन प्राकृतिक आपदाओं के जो नाम है वे सारे के सारे नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अब बात करते हैं हमें इसके अलावा, तो आप जैसे हम कहें तो घर की जो भी चीजें हैं, घर में या कहीं भी किसी संस्थान में काम आने वाली जो चीजें हैं, जैसे मान लो कि अपने स्कूलों में टेबल है, कुर्सी है, पंखे हैं, पुस्तकें हैं, चौक है, डस्टर है, या स्कूल में जैसे एमडीएम बनता है तो वहां पर अनाज पड़ा है, सब्जी पड़ी है, वो सारी की सारी किसमें पढ़ी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ी जाती है। अब फल और सब्जियों के नाम में जैसे फल शब्द देखा तो जातिवाचक, ठीक है, और फल में हमने आम देखा तो आम व्यक्तिवाचक, लेकिन आम की विशेष प्रजातियां बता दी गई, आम की प्रजातियां बता गई, जैसे एक तो दशहरी आम आता है, दशहरी है, लंगड़ा है, सफेदा है या चौसा है, ये नाम आते ही आम किस में चला जाएगा, आम जातिवाचक संज्ञा में। कब, जब इनकी ये प्रजातियां हमारे सामने उपलब्ध होती हैं तब। अब बात करेंगे हमें जातिवाचक संज्ञा के दो भेद जो होते हैं उन भेदों की। अब दो भेद इसके कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर है द्रव्यवाचक। मूल रूप से हिंदी में 3 ही संज्ञा मानी जाती हैं। कौन कौन सी मानी जाती हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक और उसके बाद में भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर या अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण से जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद कर दिए गए, जिनमें एक का नाम रखा गया द्रव्यवाचक और दूसरे का नाम रखा गया समूहवाचक संज्ञा। दूसरे का नाम क्या रखा गया, समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक में क्या होता है, आप द्रव्य से समझ सकते हैं कि कोई एक पदार्थ है जिसे मापा या तोला जा सकता है, उसे किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हमें द्रव्यवाचक में। अब मापने वाली इकाइयों के नाम आप लिखें, जैसे सबसे पहले पानी, फिर अन्न या अनाज, अन्न या अनाज, अन्न, अनाज, घी, तेल, मसाला, घी, तेल, मसाला, दूध, दही, छाछ, ये जो शब्द है वो सारे के सारे किसमें पढ़े जाते हैं, मापने और तोलने वाली इकाइयां हैं, ये घर में काम आने वाले सारे चीजें हैं, इसलिए सबसे पहले इनका। इसके अलावा कुछ धातुएं होती हैं, वो धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, या हम कहें मिट्टी भी, मिट्टी ए धातु का प्रतीक है, धातु और ए धातु, ये दोनों ही चीजें
किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? जातिवाचक संज्ञा के भेद द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका अध्ययन हमें करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो ए धातु शब्द की बात करें, लकड़ी हमारे घरों में काम आने वाली वस्तु है, इसलिए लकड़ी भी और द्रव्यवाचक या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ी जाती है। अब बात करेंगे हम समूहवाचक संज्ञा की। तो समूह में क्या होता है? वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध जहां करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमें और समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह किस किस के बन सकते हैं? एक तो व्यक्तियों के समूह हो सकते हैं, व्यक्तियों के समूह है, तो व्यक्तियों के समूह में सबसे पहला समूह होता है परिवार। उसके बाद में हो गया जैसे कोई संघ, उसके बाद में हो गया जैसे कोई समिति, उसके बाद हो गया कोई सभा, और उसके बाद में हो गया कोई परिषद, उसके बाद में हो गया कोई मंडल, या उसके बाद में कोई हो सकता है मंडली, उसके बाद में जैसे लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा। ये सारे शब्द ये व्यक्तियों के समूह है, और व्यक्तियों के समूह के कारण से एक समूह का बोध, व्यक्तियों का समूह होने के कारण से, और इनमें समूहवाचक और उसके उपरांत जातिवाचक संज्ञा पढ़ी जाती है। ठीक है। एक है जैसे किसी वस्तुओं के समूह का नाम। अब वस्तुओं के समूह के नाम में क्या होती है? जैसे पुष्प का गुच्छा है, या चाबियों का गुच्छा है, या पुष्प का गुच्छ है, या पुष्प की माला है। तो इस प्रकार से, या कोई पुंज हो सकता है, प्रकाश का पुंज हो सकता है। तो ये जो सारे शब्द हैं वे वस्तुओं के समूह का नाम है, और वस्तुओं के समूह के नाम की वजह से इन्हें पहले जातिवाचक में और जातिवाचक का भेद पूछ लिया जाए तो फिर हमें इसे और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, या इनके अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब एक चीज, एक प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न के आधार पर तय करते हैं कि वो क्या चीज है, कौन से के अंतर्गत पढ़ी जाती है। जैसे जल शब्द में संज्ञा का भेद है, और ए ऑप्शन पर लिखा है हमारे पास व्यक्तिवाचक, फिर लिखा है भाववाचक, फिर लिखा है जातिवाचक, और 4 नंबर पर लिखा है समूहवाचक। एक यही प्रश्न और आ गया, और यहां पर भी प्रश्न सेम है। जल शब्द में संज्ञा का भेद या प्रकार है। तो यहां ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, 2 पर है भाववाचक, 3 पर है जातिवाचक, और 4 पर है द्रव्यवाचक। यहां देखेंगे, हमने अभी अभी पढ़ा कि किसी वस्तुओं के जो जिसका मापन या तोलन किया जा सकता है, जो मापी या तोली जा सकती है, वो सारी चीजें किस में आती है? इसमें, द्रव्यवाचक में। ठीक है। अब पहला प्रश्न देखते हैं कि जल शब्द में संज्ञा का भेद क्या है। ऑप्शन देखें, व्यक्तिवाचक है क्या? नहीं है। क्या भाववाचक है? नहीं है। क्या जातिवाचक है? विचार करते हैं। और समूह है? समूह तो नहीं है, इसका तो तोला जा सकता है। समूह किसका? सिर्फ व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं तथा पशुओं का समूह है। सॉरी, उसमें पशुओं के समूह पर हमने बात नहीं की। पशुओं के समूह में जैसे हम करें, एक तो ज्यादा संख्या में हो तो टोला या टोली या झुंड, या टोला, टोली, झुंड, या जैसे रेवड़। तो ये सारे शब्द हैं, ये पशुओं के समूह है, और पशुओं के समूह होने की वजह से समूह में जाते हैं, तो नहीं आएगा। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब देखते हैं जल शब्द में संज्ञा का भेद है। ऑप्शन वही है, व्यक्तिवाचक होना ही नहीं है, भाववाचक होना ही नहीं है, जाति और द्रव्य। अब ये चूंकि जल है और जल को मापा जाता है, और मापने की वजह से इसमें द्रव्यवाचक होगा, जातिवाचक भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो प्रश्न में
दिए गए विकल्पों के आधार पर हमें इस बात का निर्धारण करना है कि इसमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी। चलते हैं, एक चीज और हमने मिस की थी, वो देख लेते हैं। व्यक्तियों के समूह में, और हमने जैसे परिवार, संघ, समिति, इसके अलावा परिषद, सभा, मंडल, मंडली इत्यादि पर हमने बात की। कुछ समूह और भी होते हैं व्यक्तियों के जो अलग अलग बताते हैं। जैसे सेना की ट्रुप होती है, ठीक है। उसके बाद में लोगों का एक जुलूस होता है या एक भीड़ होती है, या जैसे सेना है, या जो तीर्थ यात्री होते हैं उनका जत्था कहलाता है, या बच्चों का अध्ययन करने वाले बच्चों का एक समूह होता है, उसे हम कक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे, या जो पुलिस है, पुलिस का एक विशेष समूह होता है, एक विशेष वर्दीधारी लोग होते हैं, तो इसलिए पुलिस भी कौन से में आएगी, वैसे तो जातिवाचक में, और जातिवाचक के बाद उसका भेद देखा जाए तो जातिवाचक के उपभेद में से ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। एक जैसे डाकुओं का कोई गिरोह भी हो सकता है, तो गिरोह शब्द भी किस में आएगा, व्यक्ति है। गिरोह में भी कौन होते हैं, व्यक्ति ही होते हैं, और व्यक्तियों का एक समूह है। इस समूह में कम से कम एक से ज्यादा लोग होते हैं, कम से कम एक से ज्यादा लोग होते हैं। दो या दो से अधिक लोगों का एक की सदस्य संख्या जो है वो क्या कहलाती है, समूह कहलाती है, और इसमें लिए इसे समूहवाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं एक नई चीज, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनको हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम बात करें, महात्मा शब्द आया। शब्द क्या है, महात्मा। अब महात्मा में शब्द में यदि कोई पूछे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने यहाँ एक वाक्य दिया हमें और लिखा कि महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। अब यहां पर महात्मा जी शब्द पढ़ते ही और हमारे दिमाग में महात्मा गांधी का नाम कौन जाता है, बिजली की तरह से उनका नाम कौन देता है। तो महात्मा शब्द जो है वो तो जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये महात्मा शब्द जो है वो महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा शब्द माना जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसलिए इस वाक्य में प्रयुक्त ये जो शब्द है अहिंसा सॉरी महात्मा, ये महात्मा भी किस में माना जाएगा, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जैसे सरदार शब्द है तो पंजाब के सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है, और इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन हम कहें सरदार ने एकीकरण में या देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब यहां चूंकि अकेला सरदार शब्द लिखा है तब तो 100% जाति शब्द, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, इसे प्रयुक्त कर दिया गया, और वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाने के कारण से सरदार शब्द पढ़ते ही हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं, हमें वल्लभ भाई पटेल का स्मरण हुआ है। और वल्लभ भाई पटेल के नाम के लिए और यदि हम इनका इस्तेमाल, इनको पढ़ते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो ये जो सरदार शब्द इस वाक्य के अंदर था, यहाँ अकेला सरदार है तो जातिवाचक, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाने की वजह से यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे पढ़ा जाएगा। एक और शब्द जैसे जो महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध शब्द है, शब्द है नेताजी। अब नेताजी तो कोई भी हो सकते हैं, तो नेताजी में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शब्द आया कि वाक्य दिया कि नेताजी आजादी के पक्षधर थे या आजादी के आंदोलन के वीर सिपाही थे, तो यहां इस नेताजी शब्द का
नेताजी शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही हमारे दिमाग में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है। हमें सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं नेताजी शब्द की वजह से। इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत यदि आप बात करें तो इसमें नेताजी शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। एक बात और है कि जो भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वे हमेशा सार्थक होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या कहलाती हैं? सार्थक होती हैं। और सार्थक होने के कारण से, जैसे मान लो एक स्कूल है जिसका नाम राउमावी चिड़ावा है, और इस राउमावी चिड़ावा का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी शहीद के नाम पर कर दिए जाने के कारण से, या किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी या स्थानीय कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी रहा हो ऐसा, उसके नाम से कर दिए जाने के कारण से, कर दिए जाने के बावजूद भी इसका जो मूल अस्तित्व है, जो मूल कार्य वो वह वैसा का वैसा बना रहता है। इसने इसके जो सिर्फ व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति का नाम इसके साथ जुड़ा, बावजूद इसके भी इसमें और कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर भाववाचक संज्ञा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।